हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई जर्नी, एक नई क्लास। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पर क्लास साइंस के वीडियो आने शुरू हो गए हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना अब मैथ के भी वीडियो प्रोवाइड किए जाए। तो दोस्तों यदि आपका मैथ कमज़ोर है तो दिस वीडियो इज़ योर सल्यूशन। आज मैथ की बिगिनिंग होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, क्लास 10th का जो मैथ है वो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों इससे कुछ परिचय आप क्लास 9th में हो चुके हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं और इसके बेसिक चीज़ों को। तो मेरा नाम है रंजीत यादव और मैं स्वागत करता हूं आपका ब्यूटीफुल सा चैनल DY क्लासेस बाय रंजीत सर पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये थोड़ा सा क्लास 9 से रिलेटेड है। कैसे है मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन अभी के लिए हमें पढ़ना क्या है इस प्रश्नावली 1 में हम ये जानते हैं। तो जो हमारा प्रश्नावली 1 है दोस्तों NCERT का, ये 2 भागों में डिवाइड है। प्रश्नावली 1 की मैं बात कर रहा हूँ और उसमें क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसका नाम अभी आप एक एल्गोरिदम करके आप क्वेश्चन में देखोगे। अभी मैं समझाता हूँ प्रमेयिका और एल्गोरिदम क्या है। अभी के लिए ये जान लीजिए कि प्रश्नावली 1 हमारा 2 भागों में डिवाइड है। पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिदम और दूसरा है दोस्तों अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी प्रमेयिका क्या है, एल्गोरिदम क्या है, या फिर आप प्रमेय का नाम लें। तो डोंट वरी दोस्तों, घबराइए नहीं। आप इस वीडियो को अंत तक देखते जाइए और यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं मैथ बनाना छोड़ दूंगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो लंबी विभाजन प्रक्रिया है। अब विभाजन प्रक्रिया मतलब दोस्तों क्या है, भाग देने वाली प्रक्रिया। जैसे मैं आपको 4 से डिवाइड करूँ, मैं चलो 4 का क्या 5 से डिवाइड करता हूँ 19 को। यहाँ देख सकते हैं यदि मैं 5 से भाग दूँ इसको तो 5 चौको 20 और यहाँ पे सॉरी ज़्यादा बार चला जा रहा है, 3 ही बार ले जाएंगे, उसके बाद 15 हो जाएगा, यहाँ शेषफल हमारा बच जाएगा 4। तो ऐसे ही करते चले जाएंगे तो वो होता है हमारी लंबी विभाजन प्रमेय। यहाँ दोस्तों जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसमें हम अभाज्य गुणन विधि पढ़ेंगे। अभाज्य गुणन विधि क्या है, जैसे दोस्तों मैं आपको देकर समझा देता हूँ। जैसे यहाँ 18 है तो 18 को क्या करोगे आप 2 से पहले डिवाइड कीजिए, 99 आया। उसके बाद 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, जब पूरा कट गया तो दोस्तों इसका क्या हुआ, 18 का अभाज्य गुणन 2 × 3 × 3 ऐसा करके देखने को आपको मिलेगा। तो मैं आपको केवल एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा था, आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या थी समझा दिया मैंने। अभाज्य गुणन विधि क्या है ये भी मैंने आपको समझाया। तो अब इन दोनों का अनुप्रयोग क्या है, कहाँ अप्लाइड करोगे सर इसको। तो दोस्तों इसको अनुप्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है 1 2 3 सॉरी इसमें भी 2 पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट है, कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं 4 पॉइंट्स आपके प्रश्नावली से रिलेटेड हैं। जैसे आप NCERT में पढ़ोगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके NCERT में 4 पार्ट में मतलब कि 4 अभ्यास में ये डिवाइड है। तो उसमें क्या होगा, पहले अभ्यास में हम यही पढ़ेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF निकालना। पहले प्रश्नावली में हमें यही पढ़ना होगा किस प्रकार हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। अभी विभाज्यता क्या है आपने देखा, भाग देने वाली प्रक्रिया। तो उनके विभाज्यता के गुणों से संबंधित कुछ अनुप्रयोग हम सीखेंगे कि क्या क्या इनको यूज करके हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि हम आ जाएं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में, तो इसमें हम लोग सीखते हैं दी गई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। यदि कोई संख्या अपरिमेय दिया है तो वो अपरिमेय है तो इसको प्रूफ कीजिए। ऐसा करना होगा हमें अगले 1.3 में। उसके बाद दोस्तों चौथे में करना होगा हमें यह पता करना कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब दोस्तों ये क्या है, यदि आपका क्लास 9 पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम बेसिक से लेके जाने वाला हूँ। तो दोस्तों शांत का मतलब ये है कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है
तो भाग देने की प्रक्रिया में जो वो दशमलव के बाद संख्याएं यदि पूरी तरह ख़त्म हो जा रही है, जैसे मैं आपको जैसे दे दूँ, यहाँ मैं 9 दे दिया, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 दूना 8, यहाँ 1 दशमलव बढ़ाया तो यहाँ 0 हो गया, 4 दूना फिर 8 यहाँ हुआ, उसके बाद 2 फिर दशमलव बढ़ाया तो 0 लगा सकते हैं, 4 पंजे 20। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 0 आ गया। यहाँ देख सकते हैं दशमलव के बाद 2 अंक तक जाकर हमारा भाग देना बंद हो गया। इसका मतलब यह दशमलव शांत है। और जब दोस्तों नहीं कटता, आता रहता कुछ ना कुछ, जैसे 5 4 3 2 कुछ भी आता रहता ऐसे, तो हमारा ये अशांत होता। आई होप इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें पूरी तरह से मैंने बेसिक को क्लियर किया है, और उसके बाद दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्नावली को अभ्यास करना या सल्यूशन करना सिखाऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ जो आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्लास 9th में पढ़ी हुई चीज़ें। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और क्लास 10th में काम आने वाली हैं। तो दोस्तों मैंने बोला था ना कि आप क्लास 9th नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याएँ। और दोस्तों मैंने यहाँ बोर्ड पे जो भी लिखा है आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्लास 11th में जैसे ही आप पहुँचेंगे आपको इन सब चीज़ों का सिंबल पूछ लिया जाता है, और इन सब का बहुत काम आने वाला है क्लास 11th के मैथ में। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ इसका सिंबल भी लिख लिया है। तो दोस्तों यदि आप पहले से समझे रहेंगे इसको तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यहाँ नेचुरल का मतलब n है। तो दोस्तों यदि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएँ हैं ये सब के सब गिनती में प्रयोग की जाने वाली होती हैं। इसका मतलब गिनती की संख्याओं को, गणनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और देख सकते हैं शुरू होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे जाते जाते अनंत तक जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों कॉमन चीज़ क्या है, अगर इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन बन गया तो पूछ सकता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप बता सकते हैं कि दोस्तों सर 1 होगा। लेकिन दोस्तों यदि मैं यही क्वेश्चन आपसे करूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं 1 में 2 जोड़े, 1 में फिर 1 जोड़े हैं तो 2 आया है, 2 में फिर 1 जोड़ दिए 3 आया है। ऐसे जितनी भी प्राकृतिक संख्या आएंगी, यदि आपसे 99 पूछा तो उसमें 1 ऐड कर दोगे तुरंत 100 बन जाएगा। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों आपसे जब ये क्वेश्चन बने तो आपका जवाब होगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरा आप देख सकते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, जिस वजह से होल का पहला स्पेलिंग शुरू होता है W से, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है W। तो देख सकते हैं होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में दोस्तों इसमें किसकी कमी थी, 0 की। यानी प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को इंक्लूड कर लिया जाए, 0 को शामिल कर लिया जाए, तो जो बनेगी संख्याएं उन्हें हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं। आई होप दोस्तों इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ है दोस्तों पूर्णांक। आप देख सकते हैं अभी तक मैंने पढ़ा प्राकृतिक संख्या में पूरा 1 से शुरू था, पूर्ण संख्या में 0 से शुरू कर दिया गया। अब क्या होगा, पूर्णांक जो है इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को शामिल किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अनंत से आ रहे हैं, माइनस अनंत से आते हैं, -3 -2 -1 मैंने यहाँ शामिल किया है। 0 1 2 3 4 कुल मिला जुलाकर जितनी भी हम लोग पूर्ण संख्याएं देख रहे थे, पूर्ण संख्याओं के पहले ऋणात्मक सब आ जाएंगे। इसका मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं का जो सम्मिलन होगा वो हमारा पूर्णांक कहलाएगा। अब दोस्तों अब चलते हैं हम परिमेय संख्याओं में। लेकिन याद रख लीजिएगा दोस्तों, पूर्णांक का मतलब ध्यान से सुनिए, पूर्ण का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्ण प्लस अंक आएगा। इसका मतलब जो भी अंक होगा वो पूरा का पूरा होना चाहिए, कभी भी वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। यदि आपसे पूछे 1.5 पूर्णांक है तो आपका जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों आप चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं परिमेय संख्याएं। यहाँ मैंने दिया है कि P/Q का रूप हो, इसका मतलब जो P/Q का रूप हो, और यहाँ बोला गया है जहाँ Q बराबर नॉट 0। इसका मतलब दोस्तों जो हर में आपको Q दिख रहा है ये 0 नहीं होना चाहिए। और आगे दिया है तथा P और Q बिलोंग्स टू पूर्णांक।
दोस्तों ये बिलोंग्स टू क्या है? बिलोंग्स टू का मतलब है यदि ये P और Q संबंधित होने चाहिए, इसका मतलब बिलोंग्स का मतलब होता है संबंध रखना। तो जो बिलोंग करना चाहिए वो पूर्णांक से करना चाहिए, इसका मतलब P और Q पूर्णांक का परिवार होने चाहिए, मतलब पूर्णांक से ही लिए गए हों। तो देख सकते हैं पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक सब हैं, तो इसका मतलब दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं इसमें पूर्णांक में मान लेता हूँ माइनस लेता हूँ ऊपर और नीचे ले लेता हूँ 2, तो आप देख सकते हैं -5 भी अगर आप इधर चलेंगे तो -5 मिलेगा, इधर जा रहे हैं तो 2 मिल रहा है। दोनों हमारे पूर्णांक है, P भी हमारा पूर्णांक और Q भी हमारा पूर्णांक है। तो यही बात मैंने लिखा है कि जो P/Q का रूप हो, और शर्त क्या है? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला चीज़ 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का होगा चलेगा लेकिन नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक से रिलेटेड होने चाहिए, दोनों का मतलब अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। चलिए आगे दिया गया है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं का मतलब क्या है दोस्तों? जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय होगी। इसका मतलब जो P/Q का रूप ना हो तथा P और Q नॉट बिलोंग्स टू पूर्णांक, इसका मतलब P और Q पूर्णांक से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये पूर्णांक से रिलेटेड नहीं होंगे तो किससे रिलेटेड होंगे? तो दोस्तों किससे रिलेटेड होंगे मैं आपको बता दूं, या पॉइंट से रिलेटेड होंगे। भैया अभी हम लोगों ने क्या कहा कि 1.5 पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक नहीं है तो मतलब कि परिमेय संख्या को बनाने में वो कैसे यूज हो सकता है? क्योंकि यहाँ शर्त क्या है? P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। इसका मतलब √2 का मान यदि देखा जाए तो 1.414 होता है। अब बताइए पॉइंट्स में आ गया कि नहीं? क्या ये पॉइंट्स पूर्णांक में है? नहीं है, इसीलिए तो मैंने बोला है P एंड Q नॉट बिलोंग्स। काट दिया मैंने, ये बिलोंग्स टू था, काट दिया, इसका मतलब नहीं होना चाहिए पूर्णांक। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं दोस्तों क्या है? कुछ नहीं है, केवल परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग है। इसका मतलब यदि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो हमारा बन जाएगा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। आई होप इतनी चीजें हो रही होंगी क्लियर। अब देख सकते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्याएं दोस्तों जब चलता है तो कई बच्चों के दिमाग में चलता है विषम ले लेते हैं, अभाज्य हो जाएगा क्योंकि दिख रहा है इसमें, और उसके बाद भाज्य संख्या जो सम संख्याएं हो। तो आप गलत हैं दोस्तों। भाज्य अभाज्य क्या होता है आज मैं आपको क्लियर करता हूं। अभाज्य का मतलब समझिए पहले कि ऐसा संख्याएं जिनका मतलब यदि हम देखें तो गुणनखंड की बात करें तो एक हो या वो संख्या स्वयं हो। गुणनखंड का मतलब दोस्तों विभाजित होना, कि यदि वो संख्या विभाजित हो तो या तो एक से विभाजित हो या स्वयं से हो। स्वयं से होगा, स्वयं सोचेंगे तो कहेंगे दोस्तों स्वयं लिखने नहीं आ रहा है सर जी को। तो चलिए देखिए यहाँ देख सकते हैं कि यदि कोई संख्या एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। आप देख सकते हैं इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। दो दोस्तों अगर हम इसका लें तो देख सकते हैं 2 से कटेगा, उसके बाद एक तो होता सब में है, और उसके बाद 3 भी देख सकते हैं, 5 भी देख सकते हैं, 7 भी देख सकते हैं। क्या इन सब को एक और ये स्वयं के अलावा और किसी संख्याओं से कट सकती हैं? भाग देकर देख लीजिए, पूरा नहीं कटेंगी। 13 को काटिए किसी से, चलिए 2 से काटिए 13 को, या 3 से काटिए, 4 से काटिए, नहीं कटेंगी। तो ऐसे जितनी संख्याएं हैं जो एक या तो स्वयं इन सब से विभाजित हो तो वे हमारे अभाज्य कहलाएंगे। और एक बात और दोस्तों कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में बन जाता है एक कोई ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो संख्या 2 है दोस्तों। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का नाम इसी में आता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो कहता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, सम अभाज्य। तो सम दोस्तों 2, अभाज्य भी 2। अब यहाँ देख सकते हैं भाज्य। भाज्य का मतलब जो विभाजित हो जाए, किससे? 2 या 2 से अधिक संख्याओं से। आप देख सकते हैं 4 को 1 भी काटेगा। आप देख सकते हैं यदि मैं 4 में 1 से भाग दूं, 1 चौके 4 कट गया। 4 को 2 भी काट सकता है, 4 खुद को काट सकता है। इसका मतलब 4 के गुणनखंड कौन कौन है? 1 भी है, 2 भी है और वो खुद है।
आप देख सकते हैं अभाज्य में केवल और केवल 2 फैक्टराइज थे, उनके 2 बस गुणनखंड थे, लेकिन इसके 3 हो गए। आप यहाँ भी देख सकते हैं 6 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, स्वयं भी काटेगा। 8 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा और ये स्वयं से भी कटेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होंगी तो अब मैं चलता हूँ क्लास 10th के सिलेबस पर, जिससे क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ क्लास 10th के टॉपिक पर। तो दोस्तों अब आ गए हम, शुरू में जो मैंने टॉपिक बोला था प्रमेयिका और एल्गोरिदम क्या है उसको मैं समझाऊंगा। तो आ गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं प्रमेयिका क्या है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे आप कभी वृत्त में अभी आगे पढ़ोगे या 8th में पढ़ के आए होंगे तो उसमें देखे होंगे आप कि वृत्त के केंद्र से यदि किसी जीवा पर एक लंब डाल दिया जाता था तो उसमें क्या होता था दोस्तों, तो ये लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती थी। जैसे अगर जीवा की लंबाई 8 सेमी है तो 4 सेमी इधर हो जाती थी और 4 सेमी ये। तो दोस्तों ये कथन जो है पहले से ही सिद्ध किया हुआ है, इसे आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि जब ये जीवा 8 सेमी लंबी है, ये ए और बी जो ए बी जीवा है वो 8 सेमी लंबी यदि है, आपको यहाँ वृत्त का केंद्र है और ये त्रिज्या है आपका 5 सेमी, तो आप करेंगे क्या दोस्तों, इस पर एक लंब डाल देंगे और इसी लंब OP की लंबाई आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अब वही प्रमेय लगा देंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब 4 सेमी इधर और 4 सेमी उधर। तो आप इसको समकोण त्रिभुज बनाकर सॉल्व कर लेंगे। तो मैं दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आया हूँ, बस मैं आपको ये बताने आया हूँ कि यह जो प्रमेय क्या है, यह पहले से ही एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो एक अन्य कथन को, मतलब दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा। तो दोस्तों अब क्या आता है एल्गोरिदम। अगर एल्गोरिदम को समझना है तो दोस्तों आपको प्रमेयिका के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। प्रमेयिका अभी आपने जाना, इसका मतलब दोस्तों यही जो सिद्ध किया हुआ कथन रहेगा, 2-4 टॉपिक से स्टेप बनाकर एक नया चीज़ बनता है जिसका नाम है एल्गोरिदम। यहाँ मैंने लिखा है यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, सुपरिभाषित चरणों, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक चरण होंगे, कुछ नियम बनाए रहेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखे रहेंगे, उनका हमें पालन करना होगा। श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो दोस्तों ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप अपने डेली लाइफ में सुबह उठते हैं तो आपका रूल्स बनाया गया है, माता पिता ने रूल्स बनाया होगा कि चलो पहले उठो, आप मंजन वंजन करेंगे, फ्रेश होकर आएंगे, तो उसके बाद क्या है कि आपको सुबह में नाश्ता करना है, उसके बाद आपको खाना होना है, उसके बाद स्कूल जाना है। तो आपके लिए क्या किया गया है, स्टेप बाय स्टेप रूल्स बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिदम। तो उसमें भी दोस्तों 2-4 स्टेप बनाए रहेंगे और उसी को हमें सॉल्व करना रहेगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर कि ये क्या है। तो दोस्तों यदि आप तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों एक बात और कि यहाँ यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ने चलेंगे तो हमें 4 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला क्या है, भाज्य, दूसरा भाजक, तीसरा भागफल और चौथा शेषफल। इन सब चारों के बारे में हमें जानना होगा। इसका मतलब आगे होने वाला है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल की यदि आपको जानकारी होगा तभी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है उसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 4 तरीके का भाग लिखा है। अब ये क्यों लिखा है दोस्तों, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 3 का 25 में भाग ले जाऊँगा तो 3 का 8 बार जाएगा, तो यहाँ आएगा 24। उसके बाद दोस्तों यहाँ शेषफल 1 बचेगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँगा तो 5 × 3 = 15। और उसके बाद दोस्तों शेष 4 बचेगा।
और दोस्तों यहाँ पे यदि करें तो 7 × 5 = 35 होगा और इसमें भी क्या बचने वाला है, हमारा 6 बचने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे तो 8 और यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो मैंने बताया था इसके पहले कि आपको भाज्य, भाजक और भागफल तथा शेषफल के बारे में जानना होगा, अब वही के उन्हीं के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। भाज्य, दूसरा भाजक, तीसरा भागफल, भागफल और चौथा शेषफल। इसी के बारे में मैंने बोला था कि आपको जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाज्य को यहाँ अभी मैं नोटेशन A करूँगा और यहाँ पे करूँगा B और इसको Q और यहाँ से R। इन सबको नोट मतलब कि प्रदर्शित करने का तरीका है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ दोस्तों, जो कि आप पिछले क्लास में, छोटे क्लासों में पढ़े होंगे और इसी का रूप ही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ देख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यदि दोस्तों हम इसको इस रूप में लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं भाज्य हमारा क्या है A, भाजक क्या है हमारा B, भागफल हमारा क्या है Q और शेषफल हमारा क्या है R। तो यदि मैं इसको सम्मिलित रूप से लिखना चाहूँ तो A बराबर BQ प्लस R देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब यहाँ इसके लिए दोस्तों जो R है, यहाँ एक शर्त होता है। जहाँ R की बात हुई है तो आप देख सकते हैं कि R की वैल्यू हमेशा किससे छोटी है, 3 से, मतलब कि भाजक से। आप देख सकते हैं जो भाग देने वाली संख्या है, जो हमारा शेष बचा है वो हमेशा उससे छोटा है। तो अभी इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब जहाँ R या तो 0 के बराबर हो सकता है या R किससे छोटा होगा B से। पहले आपको यहाँ एक बात याद रखना होगा कि जो R है हमारा या तो 0 के बराबर होना चाहिए या जो हमारा भाजक है उससे छोटा होना चाहिए। यही शर्त का पालन करके हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया है दोस्तों। ये वाली फार्मूला जो है मैं स्टार जिस पर बना रहा हूँ आप पिछले क्लास में जानते हैं, बस इसी का रूप है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ आपको इसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है कि यहाँ देखिए R जो होता है वो मतलब कि हाँ 0 से बड़ा या बराबर लेकिन भाजक से छोटा होना चाहिए। आप देख सकते हैं एक क्या है 0 से बड़ा है और उसके बाद दोस्तों हमारा 4 क्या है, ये भी 0 से बड़ा है। 6 क्या है, 0 से बड़ा है, ये 0 खुद बराबर आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं लेकिन इसमें एक क्या है 3 से छोटा है, तो हमारा यहाँ वाले का भी ये है, यहाँ वाले का भी 5 है, यहाँ वाले का भी 7 है, यहाँ वाले का भी 8 है। इसका मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हर हाल में जो R है शेषफल है वो 0 के बराबर हो सकता है और या तो हमेशा भाजक से छोटी होगी। इतनी बात यदि आपको क्लियर है तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का डेफिनेशन लिखता हूं और आसानी से उसको आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लिख लिया है। अब इसमें है क्या, अभी जो मैंने आपको पीछे 4 एग्जाम्पल दिया था उसी को देखकर मैंने इस डेफिनेशन को एकदम निचोड़ में लिखा है। यहाँ देख सकते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें A और B 2 ऐसे धन पूर्णांक हैं जिनके लिए सदैव आपको Q और R इस प्रकार प्राप्त होंगे कि आप A को BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। यही दोस्तों हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। अब आप कहेंगे सर जी आप तो पढ़ दिए, अब मुझे समझ में नहीं आया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको लिखा था 3 का 25 में जब भाग दिया था 3 × 8 = 24, यहाँ आया था 1 शेषफल बचा था। तो मैंने बोला था कि एक फार्मूला है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि मैं भाज्य देखूँ तो मैं इस बीच वाले को बोला जाता है भाज्य,
यहाँ वाले को बोला जाता है भाजक, यहाँ वाले को बोला जाता है भागफल और यहाँ वाले को बोला जाता है शेषफल। मैंने सब का सिंबल आपको लिख दिया। तो भाज्य दोस्तों हमारा क्या है 25। पहले मैं उस रूप का लिख लेता हूँ ABQ प्लस R। यहाँ A हमारा क्या है यहाँ पे 25, यहाँ पे B हमारा क्या है 8, C हमारा क्या है 3, उसके बाद दोस्तों क्या है प्लस रिमाइंडर क्या है 1। अब आप देखिए, पहले ध्यान से देखिए जो मैंने लिखा है। पहले बात तो A और B दो धन पूर्णांक थे। मैंने यहाँ देखा A और B दो धन पूर्णांक थे, यानी दोस्तों जो हमारा 3 है और 25 ये एक धन पूर्णांक है। आप देख रहे होंगे ये 3 और 25। अब यहाँ आपको दिया गया है कि जब मैंने इन दोनों का डिवाइड किया तो हम लोगों को दो चीज़ें मिला, नई चीज़ें मिली। एक 8 मिला और 1 मिला। आप देख सकते हैं 8 क्या है हमारा Q और 1 क्या है शेषफल है, जिसे हम लोग रिमाइंडर R से लिख रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इसी 25 को लिखने का तरीका क्या हो गया 8 × 3 + 1। आप देख सकते हैं 8 × 3 = 24 और 1 क्या हो गया हमारा 25। अब दोस्तों आप ये मत कहिएगा कि इस 25 को हम ये भी लिख सकते हैं सर 6 × 4 + 1, 6 चौक 24 1 25। नहीं दोस्तों, जो हम इस मेथड को यूज करके लाते हैं वो इस रूप में लिखा जाएगा। ये ऐसे तो कई तरीके के सल्यूशन हो सकते हैं। तो आप पहले भाग देंगे और इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, जो रूप बन जाएगा वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सल्यूशन होगा। तो दोस्तों आई होप आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने उस रूप को लिख लिया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें A और B दो ऐसे धन पूर्णांक, दोस्तों दो धन पूर्णांक आपको दिए रहेंगे। प्रोसेस क्या है अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। करा जिनके लिए सदैव आपको Q और R इस प्रकार प्राप्त होंगे, Q और R यहाँ देख सकते हैं Q और R इस प्रकार प्राप्त होंगे कि आप इसी A को जिसमें भाग दिया जा रहा है BQ + R के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ मैंने A = BQ + R लिख लिया है, जहाँ मैंने बताया आपको ये जो शेषफल है ये सदैव या तो 0 के बराबर होगा, यहाँ वाला जो चीज़ लगा है दोस्तों R = 0 हो सकता है या भाजक से छोटा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आपको इसका समझाता हूँ आगे। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से नहीं समझ में आया है तो एक बार 2 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए। और आपको जब चैप्टर 1 की बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको ये चीज़ें इसका प्रैक्टिस अगले वीडियो में करवाने वाला हूँ। फिर से आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसमें क्या लिखा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें A और B दो ऐसे धन पूर्णांक रहेंगे, दो धन पूर्णांक आपको दिए जाएंगे। अभी आप सॉल्यूशन देख, जैसे मैं आपको दे दूं 5 और यहाँ मैं दे देता हूँ 16। चलिए 5 और 16 दे दिया है आपको। तो आप करेंगे क्या, आपका प्रोसेस होगा कि सबसे पहले बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से आप भाग देंगे। 5 3 हो गया 15। उसके बाद दोस्तों क्या है हमारा एक शेष बन गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाना है, तो यही वाला प्रोसेस हमें लिख देना है। A = BQ + R। आप देख सकते हैं तो वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, सॉरी दोस्तों भाजक हमारा ये है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 5 3 15 1 16। यही है हमारी प्रक्रिया। और आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर क्या है, जो शेष बचा है वो 1 है, मतलब 5 से छोटा है। तो दोस्तों आप इस पढ़ाई करते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।